हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट 04 के नाम से। इससे पहले के जो इनके 3 टेस्ट हो चुके हैं, वो तीनों के तीनों हमने सॉल्व किए हैं। तो उसके सॉल्यूशन भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उनका लिंक दे दूंगा। वो तीनों टेस्ट आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इनकी ये सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ का जो है ये 4th टेस्ट है, ठीक है ना। तो आज आप सभी को जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो आज 6 तारीख है, 5 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोगों का मतलब एग्ज़ाम को लेके रहता है कि कैसे एग्ज़ाम चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहा है। तो अगर मैं 5 और 6 तारीख के अभी तक के एग्ज़ाम की बात करूं, जितना मैंने उन लोगों से बात की है जो एग्ज़ाम देख के आए हैं, जितना उनके रिव्यूज़ के आधार पे मैं आपको बताऊं, तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नॉर्मल आ रहा है। ऐसा कुछ नई चीज़ देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है। मैथ्स डुएबल है, आप 30 में से 29 तो आराम से कर सकते हो, एक आधा अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। रीजनिंग डुएबल है, बस ये है कि मैथ और रीजनिंग में आपको थोड़े थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, है ना। मैथ्स में वही सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के अगर क्वेश्चन आ रहे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखें जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हों, है ना। बाकी जीके की बात करें तो जीके वही अपना नॉर्मल आ रहा है। प्रीवियस ईयर जो भी पीवाई क्यूज़ हैं वही सेम पूछे जा रहे हैं, प्लस करंट अफेयर। जैसा कि आपको पता ही है करंट अफेयर का रोल आजकल वैसे भी रेलवे के एग्ज़ाम्स में, तो स्पेशली जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए, जो आरपीएफ के एग्ज़ाम हुए या फिर एएलपी के हुए, सभी में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला, है ना। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर ठीक आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। ऐसा कुछ नया, कुछ ऐसा मतलब बहुत अलग से पेपर में देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो जिसने ठीक से अच्छे से प्रिपरेशन किया वो 80+ आराम से जाएगा, 80 से 85 तक आराम से वो स्कोर कर सकता है, जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है और एग्ज़ाम में कोई ब्लंडर उसके साथ नहीं हुआ है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एग्ज़ाम में कई बार जो परफॉर्मेंस ख़राब कर देती हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप 80 से 85 के बीच में अच्छे से स्कोर कर ले जाओगे, जिसने अच्छी तैयारी की है, ठीक है ना। अगेन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, नॉर्मल जैसा मैंने अभी तक लोगों से बात की उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस क्वेश्चन में कुछ ही उन बच्चों ने जो बताया है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपसे ना बने, तो आप उनको स्किप करके आगे बढ़िए, पहले पेपर को पूरा अटेम्प्ट करिए, उसके बाद जब टाइम बचता है ना, तो एंड में उन क्वेश्चंस को आराम से देखिए तसल्ली से, तो वो भी बन जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो उनमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, वो कर सकते हो आप, है ना। बाकी एक बच्चे ने बताया कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 4 से 5 क्वेश्चंस जो थे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, वो शुरू में ही आ गए। 4-5 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव थे वो शुरू में ही, उसके 8-10 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन वही कैलकुलेटिव थे। तो वो उसमें इतना टाइम ख़राब कर चुका था अपना कि आगे जाते जाते उसको मतलब होपलेस हो गया वो, एक मतलब घबरा गया वो। और आगे आते आते क्वेश्चंस भी उसने स्किप किए, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, थोड़ा सा ऐसे हैं कि मैं कैलकुलेटिव है, तो वो शुरुआत में अगर नहीं बन पा रहे हैं, कई बार हो जाता है ना, हम छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं और फिर उस सेम मिस्टेक को बार बार दोहराते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर लग रहा है कि ज़्यादा टाइम हो चुका है इस क्वेश्चन में, तो स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक है। बाद में टाइम बचेगा, अच्छा खासा टाइम बचेगा, 1.5 घंटा कम नहीं होता, बहुत आराम से पेपर हो जाएगा, बहुत सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करिए, आगे बढ़िए, आगे भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा उस क्वेश्चन को दोबारा देखने के लिए, ठीक है ना। और बाद में देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे, तो वो क्वेश्चन हो भी जाएगा, है ना। तो इसीलिए पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और अच्छा पेपर आ रहा है, ठीक है। आप सभी लोग बहुत बेहतर करेंगे जो रेगुलर मॉक लगा रहे हैं। और एक चीज़ और मेरे को सुनने को मिली कि बच्चे बता रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है कि नई नई चीज़ है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप मॉक में लगा रहे हो, जो मॉक में आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। जैसे रीजनिंग में बताया कि ऐसे क्वेश्चंस है कि स्वर में एक जोड़ना है और व्यंजन में एक घटाना है ना, वॉविल में +1 करना है और उसमें -1 करना है कॉन्सोनेंट में। तो ये सेम जो आपको रीजनिंग में देखने को मिले, इस मॉक टेस्ट में देखने को मिलते हैं, है ना। सेम वही सिटिंग अरेंजमेंट के और वो मंडे ट्यूसडे वाले क्वेश्चंस देखने को मिले कि भाई एग्ज़ाम है जो मंडे से लेके संडे को ख़त्म होता है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे चलता है एग्ज़ाम, और मंडे को किसी का एग्ज़ाम है, थर्सडे को किसी का, ऐसे करके वो सेम क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ही सेम क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि जो एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के कुछ पैटर्न्स है ना, जैसे कोई मान लो कोई लॉजिक, एक लॉजिक पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आया, तो वो उससे रिलेटेड अगर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो सेम लॉजिक पे बेस्ड आ रहे हैं,
तीन क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तीनों के तीनों पे सेम लॉजिक लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिला के पेपर बहुत बैलेंस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी बहुत सारी शिफ्ट हैं आगे भी, तो देखते हैं उसमें। तो जैसा भी अगर मान लो थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ भी जाता है तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा करेगा, क्योंकि काफ़ी सारी शिफ्ट है ना। तो इसीलिए घबराना नहीं है, एग्ज़ाम बहुत सही आ रहा है। आपने जितनी भी तैयारी की है, बहुत अगर थोड़ा सा भी सीरियस होकर तैयारी की है ना, तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल फ्री होके एकदम मस्त होके जाइए एग्ज़ाम देने, जिसका भी आने वाली शिफ्ट्स में एग्ज़ाम है। और मॉक टेस्ट तो आप लगाते ही रहिए, मॉक टेस्ट का तो आपको पता है इसका कोई तोड़ नहीं है। और जिसने भी मैंने अभी 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 सेम चीज़ आपको बताई ना, कि एक बच्चे ने बोला कि मॉक टेस्ट जैसे ही आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर के वही रैंडम क्वेश्चन हैं, पता नहीं चल रहा किसी को कहाँ से क्या है ना। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा। और बाकी जीके जीएस के वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ नया उसमें भी ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। मैथ रीजनिंग अगेन, कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी हैं कि किसी ने पूछ लिया कि बस किसी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि इसका 60% बताओ, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो कुल मिला के इस पूरी रामायण का जो सार है वो यही है कि पेपर बहुत नॉर्मल आ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की, आप बहुत बेहतर करोगे, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अलग से वीडियो बनाई जाए, इसके बारे में एनालिसिस लेके आया जाए इसका, तो भाई देखो इतना टाइम हो नहीं पाता कि उन चीज़ों को मतलब ऐसे अलग से वीडियो बना पाऊँ, तो टाइम का थोड़ा इशू रहता है ना, इसीलिए नहीं बना पाता मैं ऐसे स्पेसिफिकली अलग से वीडियोस। बाकी मैंने आपको मॉक टेस्ट से पहले बता ही दिया 5-7 मिनट में जो भी समरी रही, बाकी आप लोग समझदार होइए। और फिर इधर उधर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो रिव्यू वगैरह देते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज का मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। इससे पहले शुरू करने से पहले जो हमने लास्ट टाइम मॉक टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या रहा था। जो हमने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था वो ये वाला मॉक टेस्ट था, आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड आउट मेगा लाइव टेस्ट। ये हमने अटेम्प्ट किया था। जो इसका एनालिसिस है वो देखा जाए तो आ जाओ भाई आ जाओ। तो ये इसका डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। ये हमारी रैंक रही 10 9,500 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ये हमारा स्कोर था, और परसेंटाइल आप देख सकते हो। मैंने आपको कहा था कि स्कोर कोई बहुत ज़्यादा इसमें खुश होने की बात इसलिए नहीं थी, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो पिछले मॉक के रिपीट हुए हुए थे, है ना। जो भी अगर पिछले मॉक्स को अच्छे से सीरियसली लगा रहा था तो वो क्वेश्चंस, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो केवल वहीं से थे, ठीक है ना। तो चलो फिर भाई आज वाले मॉक टेस्ट को देखते हैं, जो हमें आज मॉक टेस्ट लगाना है। और इससे पहले की भी ऑलरेडी जो ये है ना, ये मॉक टेस्ट जो आज हम 4th नंबर का लगाने वाले हैं, आप देखो यहाँ पे हमने सारे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसी सीरीज़ का आज हम 4th मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत सारी फालतू बातें हो चुकी हैं, टाइम ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जल्दी से पहुँचते हैं मॉक टेस्ट तक। ये रहा, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता भी होगा कि जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आता है, ये मार्कर जब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है, ठीक है। तो मार्कर के आते ही स्क्रीन पॉज हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा है, टाइम बैकेंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा टाइम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। हम हिंदी में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ज्योग्राफी में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, 9th क्लास की ज्योग्राफी में प्लस 11th क्लास की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो एक होता है अबूनस, अबू महो रोजगुनी, अबूनस, महोगनी और रोजवुड, सिंकोना, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन, ठीक है।
अपनी अपनी ट्रिक्स बना के याद कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया ना, मैंने ऐसे याद किया, अबू महो रोज गुनी, ऐसे करके, अबू नस महोगनी रोजवुड। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। कुछ पिन गुलाब हैं, तो भाई ये पिन है, इन पिन में से कुछ क्या है, गुलाब है। कोई गुलाब मशीन नहीं है, तो ये गुलाब जो है, कोई भी गुलाब क्या है, मशीन नहीं है। ठीक है, कोई गुलाब मशीन नहीं है। कंक्लूजन देखते हैं। कुछ गुलाब पिन हैं, तो कुछ गुलाब पिन है क्या, बिल्कुल सही बात है। कुछ पिन मशीन नहीं है, तो कुछ पिन, ये जो कुछ पिन है, इन पिन में से कुछ मशीन नहीं है क्या। अगर मैं इन वाली पिन को देखूं जो गुलाब के अंदर आ रही है, जो कुछ पिन गुलाब हैं, वो तो कम से कम मशीन नहीं ही होंगी ना, क्योंकि कोई भी गुलाब मशीन नहीं है। तो जो पिन गुलाब होगी वो मशीन भी नहीं होगी, तो ये तो तय है कि कम से कम कुछ पिन तो मशीन नहीं है। सही बात है, सभी मशीन पिन नहीं है, सारी मशीन पिन नहीं है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन थोड़ी दिया हुआ है हमें मशीन और पिन का, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। विंडोज़ सिस्टम में डैश विंडो वह स्थान है जहां आप अपने डेस्कटॉप के रूप को बदल सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। विंडोज़ सिस्टम में डैश विंडो का वह स्थान है जहां आप अपने डेस्कटॉप के रूप को बदल सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। ये कहाँ पे होता है भाई, मिनिमाइज तो नहीं होता आई थिंक, पर्सनलाइज होता हो जहाँ पे आप उसके रूप को बदल लें। बाकी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं पर्सनलाइज को लगा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कल्याण मंडप और राय गोपुरम का निर्माण किस राज्य में मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। कल्याण मंडप के बारे में बहुत बार पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो कल्याण मंडप है ये विजयनगर में, विजयनगर के जो मंदिर है ना उसमें देखने को ही मिलता है। ये पहले भी आए हुए, पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ कल्याण मंडप को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीती। ये पहले मॉक में आया हुआ क्वेश्चन, आई थिंक। खो खो चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है, महाराष्ट्र ने जीती आई थिंक। हाँ इसने जीते शायद, ये पिछले मॉक में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिक को भारत की डैश ये क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी आ गया तो आप दूसरी बार उसको नहीं बोलोगे, इस बात की गारंटी है। सॉरी यार, खांसी ठीक नहीं होके दे दी। नासिक को भारत की डैश राजधानी, नासिक को भारत की शराब की राजधानी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं बोलोगे आपके सामने दोबारा, मेरे सामने तो ये 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी। तो अब आपके सामने अगर ये पहली बार आया तो इसके बाद आप इसको बोल नहीं पाओगे। सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेस्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा
टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी, डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं, गलतियों को री अटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं। स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए। एंड 24/7 एआई डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो, रात के 2 बजे भी आप एआई चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खरीदना है टेस्ट बुक पास प्रो। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं मॉक 10, तो इसकी मदद से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% ऑफ और आपको ये मात्र 571 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए अभी खरीदिए पास प्रो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें टेस्ट बुक ऐप और अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें। एक्स और वाई एक व्यवसाय में क्रमशः इतने इतने रुपए का निवेश करते हैं। एक्स 6 महीने बाद अपनी पूंजी को दुगना कर देता है। एक्स और वाई उस वर्ष के लाभ को किस अनुपात में विभाजित करना चाहिए एक्स और वाई को। तो भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं, वही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है एक्स और वाई का, एक्स ने 5200 रुपये इन्वेस्ट किए और वाई ने 6200, तो इसमें से 0 हटा दो, है ना, कैलकुलेशन कम कर लो। तो 5200 और 6200 हो गया, ठीक है। तो एक्स ने 52 रुपये इन्वेस्ट किए तो वाई ने 62 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। अगर इसको भी काटना चाहते हो तो आप काट सकते हो, 2 से काटना चाहते हो 2 से काट सकते हो, पर कोई नहीं। एक्स ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी को दुगना कर दिया। भाई 6 महीने तक तो एक्स ने इतना ही रखा अपनी पूंजी को, लेकिन अगले 6 महीने के लिए इसने डबल कर दिया। तो 52 रुपये पहले इन्वेस्ट कर रहा था, तो अब वो 104 रुपये इन्वेस्ट करेगा अगले 6 महीने के लिए, ठीक है। ठीक है, वाई ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो वाई ने 12 महीने तक इतना ही इन्वेस्टमेंट किया। तो 12 दूनी 24, 12 छक 72 और 2 74, ठीक है। तो वाई ने टोटल इतने रुपए इन्वेस्ट किए और एक्स ने कितने किए भाई, 52, 6 दूनी 12, 30 और 1 31, 312 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए और यहाँ पे कितने कर दिए, 6 चौक 24, 624। तो 624 और 312, 936 रुपये एक्स ने इन्वेस्ट किए और 774 रुपये इसने इन्वेस्ट किए वाई ने। अब इनको काटो, तो 8 से काट सकते हो इसको, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 नीम 72, 8 तिया 24, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 39:31। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को भारत का आर्किड राज्य भी कहा जाता है। तो ये आर्किड राज्य जो होता है, ये किसको कहते हैं हम, ये अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये भारत का आर्किड राज्य इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे जो आर्किड होते हैं ना, ऑर्किड जो होता है, ऑर्किड कहते हैं इसको आई थिंक। इसकी जो प्रजाति है ना, सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ, ये पौधा होता है एक तरह का, फूल का पौधा टाइप का कुछ होता है ये। तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। याद रखना है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, ठीक है। किस विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक विशेष परामर्शदात्री दर्जा प्रदान किया गया है। करंट अफेयर क्वेश्चन, नो आइडिया। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। साइंस का क्वेश्चन, नो आइडिया। करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चंस मोस्टली छोड़ ही देते हैं हम, क्योंकि दोनों ही नहीं पढ़ते हम। कौन सा सिद्धांत है फिर यही आ गया साइंस का क्वेश्चन। कौन सा सिद्धांत यह समझने का प्रयास करता है कि विदेशी बाजारों में प्रवेश प्रवेश करने की रणनीति के रूप में कंपनियां लाइसेंसीकरण से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सिद्धांत को पढ़ते ही मुझे लगा कि साइंस का क्वेश्चन है। यह समझाने का प्रयास करता है कि विदेशी बाजारों में प्रवेश करने की रणनीति के रूप में कंपनियां लाइसेंसीकरण से अधिक FDI क्यों पसंद करती हैं। लाइसेंसीकरण से अधिक
एफडीआई एफडीआई क्यों पसंद करती है? समझाने का प्रयास कौन सा सिद्धांत करता है? पूर्ण बाजार अनुमान, कार्यनीतिक सहबद्धता सिद्धांत, लेन देन लागत अनुमान, अंतर्राष्ट्रीयकरण सिद्धांत। नो आइडिया, भी देखते हैं इसको बाद में भाई, ऐसा कुछ आइडिया है नहीं इसका। चतुर्भुज गिनने भाई जल्दी जल्दी से गिन दो, बहुत बोरिंग काम होता है ये भी, बट कर दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक ये बड़ा वाला नौ। नौ तो ये हो गए। एक ये पूरा 10, एक ये पूरा 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16। ठीक है, 16 हो गए। 16 के बाद एक ये पूरा 17, ये एक ये 18। ठीक है, एक ये वाला 19, एक ये वाला 20। ठीक है, 20 के बाद ये वाला 21, और कुछ दिख रहा है, और एक ये वाला 22, और कुछ दिख रहा है नहीं। तो 22 ऑप्शन में वैसे भी 22 से ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो 22 हमने काउंट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व करना है इसको तो भाई सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले, फिर उसके बाहर वाला, और फिर सबसे बाहर वाला। ठीक है, 6 पंजे 30, माइनस 15 दूनी 30, 30 + 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, खत्म हो जाएगा 4 - 12। ठीक है ना, सही जा रहे हैं ना हम? 6 पंजे 30, माइनस 15 दूनी 30, +4, तो ये 4 बचा, -12 करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा यहाँ पे। इसको देखें तो भाई 2 × 8 = 16, 8, 8 से 80 को भाग किया तो 10 आ गया। और यहाँ पे कितना बचा प्लस में, अंदर बचा -8, तो 10 - 8 हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी द्वारा अजात शत्रु कहा जाता था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन। अजात शत्रु किससे कहा जाता था गांधी जी के द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। नो आइडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक क्रिकेट मैच में एक तेज गति की गेंद को पकड़ने के दौरान मैदान में एक फील्डर अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है और चलती गेंद के साथ वेग को 0 तक कम कर देता है। यह प्रक्रिया डैश दर्शाती है, यह प्रक्रिया दर्शाती है न्यूटन का सेकंड नियम। क्योंकि ये क्रिकेट मैच से रिलेटेड है, तो पहले जब भी कभी आया है ये सेम क्वेश्चन, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है तो चीज़ याद ही हो जानी है ना। जैसे आप सभी लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद है, ऐसी हमें पसंद है, सबको पसंद है क्रिकेट, तो ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है पहले भी आया हुआ है। तो जो कैच पकड़ने में जो नियम काम करता है वो सेकंड लॉ करता है न्यूटन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तर्क दिया हुआ है, वाई ने एक्स को सलाह दी कि यदि वह प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता है या चाहती है तो उसे आईआईएम में शामिल होना चाहिए। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि आईआईएम अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है? बिल्कुल सही, जब भी तो वो उसको सलाह दे रहा है। ठीक बात है। एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह को सुनता है, अगर वो सलाह नहीं सुनता तो वाई सलाह क्यों देता? तो ये वाली बात भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर रुक जाते हैं। बाकी कार्य सी अकेले 2 दिन में पूरा कर लेता है। यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 2400 रुपये मिलते हैं तो सी और ए के दैनिक मजदूरी में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दिन की मजदूरी का अंतर ज्ञात करना है इनका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40, 60, तो 20 × 4 = 60, और 15 × 60, 20 × 3 = 60। ठीक है, तो ये तो आ गया इनका एक दिन का काम। ये जो है ये टोटल काम आ गया, ये इनका एक दिन का काम आ गया कि ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 4 काम करता है। ठीक बात। तो भाई क्या बोला इसने? 2 दिन तक 5 दिन तक मिलके काम करते हैं दोनों, तो एक ये 5 दिन तक कितना काम कर देंगे? 4 3 7, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 5 दिन में 7 × 5 = 35 काम कर दिया ए और बी ने मिलके। ठीक है, 5 दिन में बचा काम कितना? 60 काम में से 35 हो गया तो 25 काम बचा।
इस 25 को आके सी ने कर दिया 2 दिन में, मात्र 2 दिन में 2 दिन में सी ने खत्म कर दिया। तो जितना जितना इन्होंने काम किया होगा उतना उतना इनको पैसा मिलेगा। तो भाई ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, तो ए, बी और सी। हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट आपको समझना चाहिए क्वेश्चन को, है ना, कैसे करना चाहिए वो चीज़ समझो आप। ए 5 दिन तक काम करता है तो ए 3 पंजे 15 काम करेगा, बी 5 दिन तक काम करता है तो 4 पंजे 20 काम करेगा, सी 2 दिन तक कितना काम करता है, 25 काम। ठीक है, तो इनको इसी रेशियो में पैसा बटेगा। ठीक है, आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अगर ए को 3 रुपये मिले, बी को 4 मिलेंगे, सी को 5 मिलेंगे। ठीक है, कुल मिला के इनको कितना पैसा मिल गया, 5 4 9 3 12, 12 यूनिट पैसा मिल गया इनको। लेकिन एक्चुअल में पैसा कितना मिल रहा है सबको, 2400 मिल रहा है। तो 12 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। ठीक है, तो ए को कितना पैसा मिल रहा है, 3 यूनिट। तो भाई कलर बदलते हैं और ए को लिखते हैं, भाई ए को कितना पैसा मिल गया, 3 यूनिट यानी कि 2 तिया 600 मिल गया। ठीक है, बी को कितना मिला, 4 यूनिट यानी कि 4 दूनी 800 मिल गया। और सी को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट यानी कि 5 दूनी 10, 1,000 रुपये मिल गया। अब बात ध्यान करने वाली यह है कि इसने ए और सी का दैनिक मजदूरी का अंतर पूछा है, और ये ए जो है 5 दिन में कमाता है 600 रुपये, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 5 दिन में 600, तो एक दिन में 120। ये 5 दिन में 800 कमा रहा है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 160, 16 पंजे 80। और ये सी जो है ये 2 दिन में 1,000 कमा रहा है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, 500 कमाएगा, है ना। तो ये इनकी आ गई दैनिक मजदूरी। अब यही पूछ रहा है कि सी और ए की दैनिक मजदूरी में अंतर कितना है, 120 ए कमाता है, सी कमाता है 500, तो इनका अंतर कितना आ गया, 380 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, समझना चाहिए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से। आंकड़ों की परास और परास गुणांक, परास कहते हैं रेंज को, ठीक है, और परास गुणांक में क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जैसे रेंज क्या होती है, सबसे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, और परास गुणांक क्या होता है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, इसका रेशियो। ठीक है, तो रेंज निकाल दो आप इनकी, तो रेंज निकालेंगे तो कितनी आएगी, हम्म, इन्होंने छात्रों की संख्या भी दे रखी है, 20 से 30 अंक में 10 छात्र हैं। तो हाईएस्ट हाईएस्ट कहाँ पर है भाई, इन्होंने तो भाई इस तरीके से दे रखा है, इसको पूरी टेबल को सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म, चलो इसको एंड में देखते हैं ना, अभी टेबल पूरी आई थिंक टेबल बनानी पड़ेगी इसमें, जहाँ तक मुझे लगता है। इसको देखेंगे ना, इसका सॉल्यूशन देखेंगे अभी। लड़के एथलीट विद्यार्थी, तो इस तरह से वेन डायग्राम जो बनाना होता है, इसमें मैंने आपको बताया है करना क्या है आपको। हमेशा ये चीज़ चेक करनी है पहले, ये जो तीनों हैं, ये तीनों एक व्यक्ति हो सकता है क्या, लड़की एथलीट भी हो सकती है और विद्यार्थी भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, तीनों एक चीज़ हो सकते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को डैश द्वारा निरस्त किया गया, लिट्टन लाया और रिप्पन ने हटाया। ठीक है, निरस्त किसने किया, रिप्पन ने। ला से लिट्टन ने, लिट्टन ला से मतलब ला, तो लिट्टन लाता है, रिप्पन हटाता है। ठीक है, 78 में, याद रखना है आपको। शांत जल में एक नाव की गति इतनी है जबकि नदी इतने किलोमीटर की गति से बह रही है, तो ये नाव की गति दे रखी है यानी कि एक्स दे रखी है, और ये धारा की चाल यानी कि वाई दे रखी है। ठीक है, एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लिया गया समय, समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में लिए गए समय से 4 घंटे अधिक है। धारा के प्रतिकूल तय करने में जो लिया गया समय है, वो धारा के अनुकूल में लिए गए समय से 4 घंटे अधिक है। तो पहले प्रतिकूल को देख लेते हैं। इसने बोला कोई समान दूरी, कोई दूरी है, निश्चित दूरी है, तो मैंने माना डिस्टेंस है, कोई दूरी डी है। इसको पहले तो धारा के प्रतिकूल चला जाएगा, तो प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, x - y स्पीड से चलेगा। तो 22 में से 8 गया, कितना बचा, 14। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माइनस सेम डिस्टेंस को वो धारा के अनुकूल चलता है, और इनका जो डिफरेंस है वो कितने दे रखा है, 4 घंटे दे रखा है। तो धारा के अनुकूल x + y होता है, तो 12 22 और 8 30, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। तो डिस्टेंस आपसे पूछा डी। अब इसको बेफिजूल में आपको वो नहीं बनाना, इक्वेशन वगैरह मत बनाना। अगर सिंपली तरीके से भी देखो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे चलो सिंपली करके दिखा देते हैं पहले। 30D - 14D, ठीक है, अपॉन में 14 × 42 420 बराबर 4। ठीक है, ये डी है, डी, ये डी है। ये 420 इधर जाएगा तो इंटू में 420 हो जाएगा। ठीक है,
इसमें से 30 डी में से 14 डी गए तो कितना बचा, 16 डी बचा। तो डी बराबर कितना आएगा, 16 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो 16 काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 0, 4 पंजे 20, 105। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसके अलावा ऐसे भी कर सकते थे कि ऑप्शन पुट कर करके देख लेते। ठीक है, तो आसानी से वो हो जाता। जैसे मैं पहले 105 पुट करता, काट के देख लेता। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 1 से 6, 6 से 28, तो 6 चौक 24, 1 चौक 4, 4 प्लस 2 6 चौक 24 प्लस 2 28 चौक। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई डिफरेंस से ही देख लेते हैं, 1 प्लस 5 6, और 6 में कितना जोड़ा है, 22 प्लस 22, और फिर प्लस इसमें कितना जोड़ा है, +8 9 10 11, 3, और 6 में से 2 गया 4, 43 जोड़ा है ना, 9 10 11, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, और फिर क्या जोड़ा है इसमें, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 13 में 7 6 13। ठीक है, और उसके बाद क्या जोड़ा है, 139 में से माइनस करें तो कितना आएगा, 9 और 7 16, 7, 12 में से 3 गया 8 9 10 9, 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई रिलेशन इसमें है क्या, कोई स्क्वायर क्यूब कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। इसका डिफरेंस कितना है, 17 20, आठ, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 3 20 और 2 22। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें है भाई 21 का डिफरेंस। ठीक है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 2। अब आपको दिखना शुरू हो गया ना, ये 4 4 का डिफरेंस दे रखा है, 4 4 का। ठीक है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आएगा, अब 21 25 4 29 का डिफरेंस आएगा क्या, चेक करें। 9 8 17, 1 6 2 7 और 1 6 और 2 8 और 1 9, बिल्कुल ठीक है, 29 आ गया। अब यहाँ से आगे डिफरेंस कितने का आएगा, +4 हो जाएगा, यानी कि 33 इसमें प्लस किया जाएगा, तो 130 इसमें प्लस किया जाएगा, है ना। 29 25 और 29, और 29 और 4 33, तो ये हो गया 100, 130, इसमें 130 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 3, तो 3 6 6, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। डिफरेंस का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य इतने रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो क्रय मूल्य कितना होगा। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, तो मैंने माना कि भाई मार्क प्राइस जो है वो 100% है, कोई 100 रुपये है, 100 यूनिट है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है इसका, 70%, यानी कि 70 है। उसने बोला 15% की छूट देने के बाद, ये क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 15% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट मिलती है मार्क प्राइस पे, तो इस पे अगर मैंने 15% की छूट दे दी तो कितने में बेची मैंने, 85 यूनिट में बेच दी ना। 100 रुपये पे 15 रुपये की छूट दी तो 85 बचा। तो 85% की वैल्यू दे रखी है आपको, 29750। ठीक है, तो 85 की वैल्यू ये है, आपको निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 70 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 70। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई इंटू 70। ये 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 17 से काटें, 17 एकम 17, 2 बचा, 17 7 119, 8 बचा, 17 पंजे 85 0। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, 14 पंजे 70 7, 14 7 98, 100 105 10 14 और 10 24, तो 24 500, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन 30 घंटे में दिल्ली से कन्याकुमारी की यात्रा कर सकता है। यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चलेगा। तो उसकी गति क्या है, तो उसने दे रखा है भाई आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, और स्पीड का रेशियो क्या है, वो कह रहा है अपनी गति 1/15 कम कर दे। अगर वो पहले 15 गति से चल रहा था तो वो कम कर देगा, 14 गति से चलेगा। ठीक है, और इसकी वजह से जब वो स्पीड एक कम कर दे रहा है तो इसकी वजह से वो 10 किलोमीटर कम चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है,
स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले 15 की स्पीड से अगर वो 15 यूनिट चलता तो अब वो 14 की स्पीड से 14 यूनिट चलेगा। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि पहले से अब वो कितना कम चल रहा है, 10 किलोमीटर कम चल रहा है, तो यानी यहाँ पे तो 1 यूनिट कम चल रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 150 हो गई, और 14 यूनिट की वैल्यू 140 हो गई। ठीक है, तो पहले वो 150 डिस्टेंस को चलता है इस वाली स्पीड से। ठीक है, और इस वाली स्पीड से वो 140 डिस्टेंस चलता है। पूछा गया, इसने स्पीड पूछी है उसकी, और उसने कहा है कि 30 घंटे में वो दिल्ली से कन्याकुमारी की यात्रा कर सकता है, यानी कि वो डिस्टेंस 150 किलोमीटर जो है ये 30 घंटे में तय कर सकता है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 3 पंजे 15। डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही तो होता है स्पीड, तो 5 स्पीड हो जाएगी इसकी। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी के वेतनों का अनुपात इतना है, यदि उनके वेतन में क्रमशः इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो नया वेतन का अनुपात क्या है। भाई लिख लो ना, ए बी सी का जो वेतन का अनुपात है 3:4:5 है। ठीक है, 10% की वृद्धि करनी है तो पॉइंट से बचना है, तो एक एक जीरो बढ़ा दो इसमें सब में। ठीक है, सभी में एक एक जीरो बढ़ाएंगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई तो इसका 10% कितना होता है, 3, तो ये 33 हो गया। ठीक है, अब इतना तो तय है, ए या तो 33 आएगा या 33 का कोई मल्टीपल आएगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी ने 15% वृद्धि की, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 40 का 15%, 4 और 2 6, 10% तो 4 हो जाएगा, और 5% 4 का आधा, यानी कि 6 रुपये इसकी बढ़ गई सैलरी। नेक्स्ट में 20% बढ़ गई, तो 20% 50 का कितना हो जाएगा, 10, यानी कि इसकी 60 रुपये सैलरी हो गई। पूछा गया नए वेतन का अनुपात 33:46:60, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित हुए। नो आइडिया, करंट अफेयर का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तीन संख्याओं का औसत 180 है, यदि तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, तो जो थर्ड संख्या हमने ए बी सी मान ली, तीनों संख्या ए बी सी, तो तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। ठीक है, दूसरी संख्या, अच्छा, तीसरी संख्या पहली के 1/3 से तो 10 अधिक है और दूसरी से 5 कम है, तो तीसरी संख्या ही दूसरी से 5 कम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या आपको बतानी है, तो सबको मैं चेंज कर देता हूँ ना सी की वैल्यू में। देखो जैसे यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, a/3 + 10 है, तो यहाँ पे ए क्रॉस करके जोड़ रहा हूँ इनको। ठीक है, +3 - 30/3 बराबर सी। ठीक है, तो इधर ले जाएंगे 3 को, तो ये 3C हो जाएगा। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो 30 को इधर ले जाएंगे तो -30 हो जाएगा ये। तो ए की वैल्यू तो आ गई 3C - 30। मुझे तीसरी संख्या निकालनी है, तो सबको मैंने सी की फॉर्म में चेंज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C + 5। तो ए को जोड़ते हैं, अब A + B + C कितना दे रखा है, एवरेज 180 है तीन संख्याओं का, तो जोड़ कितना हो जाएगा तीन संख्याओं का, 18×3 = 54, 540। तो ए की जगह क्या रखोगे आप, 3C - 30 प्लस बी की जगह आप क्या रखोगे, C + 5 प्लस सी की जगह सी रखोगे, बराबर दे रखा है आपको 540। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3C 4C और 5C, तो 5C -25 बराबर दे रखा है 540, तो ये माइनस के जो 25 बचेगा इधर ले जाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 आ जाएगा इसके फ्रैक्शन में बटे में, तो ये कितना हो गया, 565/5, तो 5 × 5 5 × 5 5×3 = 15, तो 113 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ एक्स एम है, तो भाई ये एक्स है, इनमें से कुछ क्या है, एम है। सभी डब्ल्यू एक्स हैं, तो सारे डब्ल्यू जो हैं ये एक्स के अंदर आएंगे भाई। ठीक है, कुछ एम डब्ल्यू नहीं है, तो भाई देखो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। इधर और का केस तो नहीं है, इधर और का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकते, तो हमारे हिसाब से इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, नन ऑफ देम। ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार के विजेता कौन है।
नो आइडिया। करंट अफेयर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, आपको बताना है। तो 6 चौक 24 इंटू 4, बट यहाँ पे इंटू नहीं हो रहा। तो देखें भाई, डिफरेंस ही देख लेते हैं फिर। 18 प्लस 18 हो रहा है। आगे यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस, यहाँ पे हो रहा है आपका 30 36, तो 18 दूनी 36, आगे 54 प्लस नहीं हो रहा, लेकिन 60 प्लस हो रहा है, +60। और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 80 और 10 90, +90 हो रहा है यहाँ प्लस। ठीक है, ठीक है। तो अगर इनका भी डिफरेंस देखें तो 18 का डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे कितने का है, 40 50 60 24 का डिफरेंस है। यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। अब आपको पता चल गया ना, 6 6 का डिफरेंस है ये। 18 + 6 24, 24 6 30, 30 6 36। तो अब इसमें 36 का डिफरेंस होगा और कितना जुड़ जाएगा, 9 और 3 12, 126 इसमें प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में अब 126 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 336। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। डिफरेंस का भी डिफरेंस दे रखा है और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे होंगे बहुत सारे। टी एस के पिता की माता है, तो टी जो है वो एस के पिता की माता है, तो भाई एस यहाँ पे है। एस के पिता हैं कोई, उनकी माता है कौन, टी। ठीक है। यू एस की पत्नी है, तो एस की पत्नी है भाई, एस क्या है, लड़का है, इसकी पत्नी है कौन, यू। ठीक है। वी डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है जिसका विवाह टी से हुआ है। टी से किसका विवाह हुआ है, डब्ल्यू का। और वी इनका इकलौता पुत्र है, डब्ल्यू का। एक्स यू की पुत्री है, तो एक्स जो है वो यू की पुत्री है। वाई एक्स का भाई है, तो वाई जो है इनका भाई है। और जेड से विवाहित है, तो वाई एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है वाई। ठीक है, तो जेड इसकी पत्नी हो गई। एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो ये एस है, जेड के पति हैं, पति के पिता हैं ये, तो पति के पिता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जिसे पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य और डैश द्वारा बना है, तो वो मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में एक तो मन्नार की खाड़ी और एक पाक स्ट्रेट है, याद रखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने। इस तरह के क्वेश्चन में इसने इसको ये बता रखा है, तो फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखिए, फिर फर्स्ट से लास्ट का। ठीक है, तो एम से एल, तो एल एम -1 आई जे +1, एम बी सी -1 आर एस +1, एन ओ डब्ल्यू एक्स जेड ए वी डब्ल्यू डी ई। तो एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो -1 करेंगे कितना आएगा, ओ आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, फिर +1 करेंगे पी आएगा, फिर -1 करेंगे क्या आएगा, ओ आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक वर्ष में 4,500 की धनराशि इतनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर 3 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी। भाई साधारण ब्याज है ना, और एक वर्ष में धनराशि 4.5 से इतनी हो जा रही है, तो एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है इसमें, 5 और 3 8, 360 बढ़ रहा है एक वर्ष में। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो एक साल में इतना तो बढ़ चुका है ना, ये इतना तो बढ़ चुका, एक साल में इतना हो चुका। अब अगले 2 साल में कितना बढ़ेगा, 360 और 360, तो 36 दूनी 72, तो 720 रुपये इसमें और जुड़ जाएंगे। तो 0 6 और 2 8, 8 7 15, 4 और 1 5, तो 5580 रुपये हो जाएंगे 3 साल बाद। यही तो इसने पूछा है। देखो एक साल बाद तो ये हो चुकी राशि, और हमें पता चल रहा है कि एक साल में 360 रुपये का ब्याज मिलता है, तो अगले साल दूसरी साल भी 360 का मिलेगा, फिर अगले साल भी 360 का ब्याज मिलेगा। तो एक साल बाद की राशि हमको पता है, और अगले 2 साल का ब्याज और जोड़ देंगे तो 3 साल बाद की राशि आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका कुछ मतलब दे रखा है भाई, साइन का कुछ कुछ मतलब है। तो 45, पहले डिवाइड देख लेते हैं कहाँ पे है। एट द रेट का मतलब डिवाइड, लेकिन एट द रेट 3 जगह पे है, तो भाई पूरा ही लिख लेते हैं इसको एक बार। हैशटैग का मतलब इंटू है 25, एट द रेट का मतलब डिवाइड 5।
एंड का मतलब है जोड़ 27, एट द रेट का मतलब अगेन 9, ठीक है। इसका डॉलर के साइन का मतलब है घटाना 18, हैशटैग का मतलब क्या है इनटू 49, एट द रेट का मतलब है डिवाइड, ठीक है। ठीक है, तो भाई इसको डिवाइड कर दो, 5 आएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 20 और 2 22, 225 आ गया, प्लस 9 × 3 = 27, माइनस 7 × 7 = 49 और 18 × 7 = 126, ठीक है। तो 225 और 3 228 हो गया, 228 में से 126 गया, कितना बचा 201, 102। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। दक्कन का ताज कहा जाता है आपका बीबी के मकबरे को, ठीक है। और ये आई थिंक शायद औरंगजेब की बीबी का मकबरा है, शायद शायद, ठीक है। पीएम जन मन में सेकंड एम का क्या अर्थ है? पीएम जन मन में, अच्छा, ये है कुछ पीएम जन मन, तो इसमें सेकंड एम का क्या मतलब है? एम तो इसमें है ही नहीं, सेकंड एक ही तो एम है। अच्छा, एक एम तो ये वाला है पीएम वाला, जिसका मंत्री है मन, मतलब जिसका पीएम मतलब प्रधानमंत्री। जनमन, तो इंग्लिश में तो सारे ऑप्शन म से ही दे रखे हैं, बट जनमन तो हिंदी का शब्द लग रहा है ना, कुछ कुछ तो हिंदी में शायद हो इसकी फुल फॉर्म कुछ, तो हिंदी में देखा जाए तो म से केवल महा दिख रहा है। तो अगर आप इसमें तुक्का लगाना चाहते हो तो इस तरीके से लगा सकते हो कि म से तो महा ही दिख रहा है ना, जनमन एक शब्द दिख रहा है हिंदी का, तो आई थिंक यही होना चाहिए। बाकी अगर इंग्लिश का कोई शब्द होगा तो फिर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा? करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं छेड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। इसको ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक, ठीक है। आर से आर, ए से आई, तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया ना, पहले में तो कुछ भी प्लस नहीं किया, ए में इतना सारा प्लस कर दिया, तो लास्ट में चेक करो, आर एस टी यू वी +4, ए बी सी डी ई +4, एम एन ओ पी क्यू +4, सब ने +4 कर दिया फर्स्ट से लास्ट पे। तो एम से लास्ट पे जाएंगे तो +4 होगा, तो कितना हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू, तो लास्ट में क्यू आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एच तक सेम दे रखा है, एच और एस, एच और एस, ठीक है। तो इसमें +3 सेम, इसमें +3 सेम, अब ई में +3 करेंगे कितना आएगा, ई एफ जी एच आई 4, सॉरी +3 नहीं +4 करेंगे तो आई आना चाहिए, इसमें एच दे रखा है, ये खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? ये एनटीपीसी में सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट किया गया, आई थिंक ऑप्शन भी चेंज नहीं किए होंगे। सभी भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तट के किनारे नमक का नियम, ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाना चाहिए, जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ये चीज इसमें थी किसमें? गांधी इरविन समझौते में। एनटीपीसी में सेम क्वेश्चन आया हुआ 2021 में एनटीपीसी में, ठीक है। चलो भाई इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या है इसने बोला है 2 × 36, 8 × 36। अच्छा, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग यूज़ करें, हल्का सा भी दिमाग यूज़ करें, तो देखो यहाँ पे तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 36 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुल मिला के 36 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये कह सकते हो आप, कह सकते हो ना, हाँ हाँ, कह सकते हो। तो ये तो आ जाएगा 36, 2 के बाद पॉइंट, और यहाँ पे डिवाइड करना है इसको 0.18 से, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 2 के बाद पॉइंट है, तो 18 दूनी 36, 2 आ जाएगा। समझ पाए ना बात को? भाई 36 को पहले 2 बार किया, 36 को फिर 8 बार किया, तो यानी कि और इनको जोड़ना है, तो मतलब 36 को डायरेक्ट 10 से कर देता हूँ ना मैं मल्टीप्लाई, 10 इन द सेंस कि 0.2 और 0.8 को जोड़ के 1.0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे करो, 36 दूनी 72, और फिर इसको ऐसे करो कि 72 चौका 7 चौका 28, 4 दूनी 12, 292, ऐसे करके करो इसको फिर। तो मेरे हिसाब से तो 2 आ रहा है ना आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जीवा एमएन द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। यदि वृत्त का व्यास 44 सेंटीमीटर है तो जीवा एमएन की लंबाई कितनी होगी? एमएन द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है और जीवा बता रहे हैं एमएन को,
तो भाई एम एन तो व्यास होगा ना फिर। भाई ये है, जब कोई व्यास होता है ना, व्यास से जब जीवा पे ऐसे कोई भी एंगल बनता है तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। और ये एंगल व्यास से ही बनता है केवल। और इसने यही बोला है कि जो एम एन है, एम एन द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। वृत्त की जो परिधि है, इस पे कोण जो है वो 90 डिग्री बन रहा है एम एन द्वारा। तो एम एन जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि व्यास ही है। और वृत्त का व्यास अगर 44 सेंटीमीटर है तो एम एन भी 44 ही होनी चाहिए। ऑप्शन में दे भी रखा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि व्यास के द्वारा परिधि पे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, कहीं पे भी बना लो आप। ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में अपने 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 वर्ग वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट। एक चित्र को देखते हुए शीशा, जो एक लड़की है, ने कहा उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। अरे भाई, मेरे नाना की इकलौती बेटी मेरी मम्मी तो होंगी। उसकी माँ किसकी माँ? मेरी माँ के बारे में तो बात चल रही है। जिसकी केवल एक बेटी है और वो मैं ही हूँ। जब मैं लड़की हूँ तो मैं ही तो उसकी बेटी हुई। बेटा कोई नहीं, तो शीशा चित्र की लड़की से किस प्रकार संबंधित है? शीशा खुद है वो। अगर नहीं इस तरीके से कर सकते हो तो ऐसे कर लो भाई, शीशा है, शीशा कह रही है कि उसकी माँ मेरे नाना जी, तो मैं हूँ शीशा और एक लड़की है वो। मेरे नाना जी यानी कि मेरी माता, सॉरी, मेरी माता के पिताजी मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। ठीक है, जिसकी केवल एक बेटी है तो मैं ही तो हुई इसकी बेटी केवल, है ना? बेटा कोई है नहीं तो शीशा ही है वो चित्र में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इसने क्या बोला है कि भाई इसका वर्गमूल करिए, स्क्वायर रूट करना है इसका। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या करें, इसको एक बार चेक करें। तो ये तो अगर मैं इसको कहूँ तो स्क्वायर दे रखा है, ये भी स्क्वायर दे रखा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बदल सकता हूँ क्या इसको मैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? 2 लिखा हुआ है यानी कि ए और बी एक दूसरे से कट जाएंगे। क्या मैं 2 इंटू ए लिखूँ तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स। और बिल्कुल सही बात, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा। इट मीन्स कि ये स्क्वायर दिया हुआ है किसका? एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है। और जब मैं इस होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करता हूँ तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थों में विकृत गंधिता रेंसिडिटी का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये पहले भी मॉक में आ चुका है, आसान सा क्वेश्चन। विकृत गंधिता याद रखना है आपको। ठीक है, ए बी सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 है। ए बी सी का रेशियो पूछा है तो रेशियो पूछ के तो इसने सवाल को बहुत आसान कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में आंसर छुपा है। तो अगर मैं देखूं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 6 बन रहेगा, 3 2 5 और एक 6। इनके स्क्वायर्स मैंने यही मान लिया, ऑप्शन से आंसर तक पहुंच रहा हूँ मैं। तो अगर ए 3 है, बी 2 है, सी 1 है, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9, 2 दूनी 4, एक एकम 1, तो 9 10 4 14 हो गया, 12 नहीं आ रहा। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या, एक रेशियो एक, तो इनके तो टोटल वैल्यूज 3 आ रही है और टोटल तो 6 होना चाहिए। इट मीन्स कि इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 रेशियो 2 हो जाएगा। और एक का स्क्वायर 4 हो गया, फिर बी का भी 4 हो गया, सी का भी 4 हो गया, तीनों का सम कितना आ गया? 12 आ गया। इट मीन्स कि सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, पुट करके देख लिया, खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। ए से डी, तो ए बी सी डी प्लस 3 डी ई एफ जी जी एच आई जे जे के एल एम, तो एम आएगा शुरू में, सब में एम दे रखा है। जे के एल एम प्लस 3 एम एन ओ पी पी क्यू आर एस एस टी यू वी, तो वी आएगा सेकेंड ऑप्शन में। ये भी खत्म, ये भी खत्म। थर्ड में देखो, एम एन ओ पी पी क्यू आर एस एस टी यू वी वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई आएगा वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई आएगा ना थर्ड नंबर पे। तो ये ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। +3 कर रखा है, अल्फाबेटिकल सीरीज से ही आंसर आ गया। ठीक है, 6 मित्र हैं और सेब संतरा कीवी ये सब प्रत्येक को एक एक फल खाना पसंद है। डी को आम पसंद है, तो ए बी सी डी लिख लो। 6 लोग, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 लोग हैं। ठीक है, डी को आम पसंद है तो भाई डी को आम पसंद है। ठीक है,
सी को ना तो अमरूद पसंद है और ना ही कीवी पसंद है, ठीक है। ई को संतरा पसंद है, तो ई को भाई संतरा पसंद है, ठीक है। एफ ना तो अंगूर पसंद करता है और ना ही उसे अमरूद पसंद है, ठीक है। ए को सेब पसंद है, तो ए को भाई सेब पसंद है, ठीक है। पूछा गया इसने अंगूर किसे पसंद है, तो अंगूर देखें, अब देखो जो जो चीज़ रह गई उसको देख लेते हैं। सी ना तो अमरूद पसंद करता है और ना ही कीवी पसंद है, तो सी को बचा क्या क्या, देखो भाई सेब खत्म, आम हो चुका और संतरा हो चुका, तीन चीज़ें बची हैं, कीवी, अमरूद और अंगूर। सी को अमरूद भी पसंद नहीं है और कीवी भी पसंद नहीं है, तो एक ही चीज़ पसंद पसंद होगी ना, सी को अंगूर पसंद होगा। तो अंगूर किसको पसंद है, सी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बताना। सी डी ई, ई एफ जी, जी एच आई, जे के, एल एम, एन ओ, पी क्यू। क्यू आ जाएगा, ठीक है, एम एन ओ ओ पी क्यू। तो दो दो का क्या गैप है इसमें, इससे आसान सवाल तो शायद नहीं ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लॉ चांसलर कहा जाता था। कौन है भाई ये, आयरन चांसलर, ऐसा भी कोई था क्या? नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑड वन आउट छांटना है इसमें आपको। ऑड वन आउट में हमेशा मैंने आपको बोला है, पहले लास्ट वाले पेज से आप चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आई जे के एल प्लस 3, वी डब्ल्यू एक्स प्लस 2, पी क्यू आर एस प्लस 3, यू वी डब्ल्यू एक्स। सब में प्लस 3 है लास्ट पेयर में और इसमें प्लस 2 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था, ये बहुत फेमस बात है, आपको पता भी होगी अगर आपने ठीक से पढ़ा है थोड़ा बहुत भी। तो प्रधानमंत्री ऐसे जो संसद में गए ही नहीं थे, अराउंड शायद 24 दिन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो थे चरण सिंह, है ना। इंदिरा गांधी जी ने उनसे जो है अपना समर्थन वापस ले लिया था, और ऑल दैट वो सारी स्टोरीज अगर आपने पढ़ी हो तो। सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी, फेमस क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया है। 1960 में BRO की स्थापना की गई थी। अगेन ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो फिर से वही लास्ट पेयर से चेक करेंगे आप। जे से एफ पे नहीं जा सकते, एफ से जे पे जाइए। FGHIJ +4 हो रहा है। STUVWX +5, वाई से YZABCD +5, IJKLMN +5, सब में +5 हो रहा है, बस इसमें +4 हो रहा है लास्ट से, तो ये ऑप्शन ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों की एक पंक्ति में सेब का वृक्ष किसी भी छोर से 16वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? 16 दूनी 32 -1 31। देखो ये एक पंक्ति है, इसमें यहाँ पे एक वृक्ष खड़ा है जो 16वें स्थान पे आता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मैंने माना कि यहाँ से 16वें स्थान पे है, तो इसके इधर 15 लोग होंगे ना, और तो जब मैं ऐसे काउंट करना शुरू करूंगा तो 16 ये हो गए, 15 ये हो गए, तो 31 हो गए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, कॉमन सेंस से आराम से कर सकते हो इसको आप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? निर्मित वस्तुएं कौन सी? निर्मित मतलब जो बनाई हुई वस्तुएं होती हैं वही तो। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन से क्षेत्रक में आता है? सेकेंडरी में, तो द्वितीय क्षेत्रक, ठीक है। सेकेंडरी क्षेत्रक में आता है ना, प्राइमरी में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्रक में आती है कृषि से रिलेटेड गतिविधियां, और टर्जरी में आता है, तृतीयक में आता है सेवाएं, ठीक है। ऑड वन आउट छांटना है इसमें भी आपको। अंपायर, स्टंप, गिल्लियां और बल्ला। अंपायर, स्टंप, गिल्लियां और बल्ला। स्टंप, गिल्ली और बल्ला, ये तीनों चीज़ें तो खेलने के इक्विपमेंट है, हालांकि ये भी अंपायर जो वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है, बट ये तीनों जो है खेलने की चीज़ें हैं, और अंपायर जो है वो खिलाने की चीज़ है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर पानी से भरा हुआ है, यदि इस पानी को 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाए, इसमें पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? तो भाई जो शंक्वाकार बर्तन में जो पानी है, तो जो पानी का वॉल्यूम है, तो वो तो अगर बेलनाकार बर्तन में जाएगा तो भी सेम रहेगा ना, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। तो शंक्वाकार बर्तन जो भरा हुआ है पानी से, तो शंकु का जो आयतन है वो निकाल लो आप। तो आयतन कितना होता है? 1/3 इंटू पाई इंटू R²H, तो R² और इंटू H कितना है? 27। ये बराबर होगा
उस बेलनाकार बर्तन के आयतन से वो जहाँ तक भरेगा। ठीक है, तो आयतन कितना हो जाएगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर कितना दे रखा है इसमें 15, आर स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी है एच पता नहीं है, वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो भाई पाई से तो ये पाई कैंसिल, और 3 से 3 दूनी 27, 9 ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 15 इंटू में है तो ये 15 यहाँ पे आ जाएंगे डिवाइड में, और यहाँ से 15 खत्म तो एच आ जाएगा ये। तो काटो इसको भाई, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 4 चौक 16, एच कितनी आ गई 16, तो वो 16 सेंटीमीटर तक पानी जो है वो चढ़ेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से दो साइन अगर यहाँ पे चेंज कर दिया जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, चेक करें। प्लस और इंटू को चेंज करें तो देखें क्या आएगा, 15 × 8 = 120, 8 प्लस की जगह प्लस की जगह इंटू 60, माइनस की जगह -4, इंटू की जगह +2, तो 8 × 6 = 48, 480 हो जाएगा। 480 का तो कहीं लेना देना ही नहीं है ना, यहाँ पे -2 बचेगा। सेकंड वाले को देखें डिवाइड और माइनस, तो माइनस की जगह पे डिवाइड रखेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डिवाइड की जगह माइनस लगा दो, 120 -15 और +60, और डिवाइड लगा देंगे यहाँ पे, माइनस की जगह डिवाइड लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60 इंटू 2। ठीक है, क्या क्या चेंज कर दिया हमने, माइनस और डिवाइड, तो डिवाइड की जगह माइनस और माइनस की जगह डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये प्लस का 30 है, माइनस का 30 है, तो यहाँ पे कितना बचा प्लस का 15, और कितना हो गया 135, बिल्कुल सही। तो 135 सेटिस्फाई कर गया सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षर या अक्षरों का समूह कौन सा समूह उन माताओं को दर्शाता है जो ना अमेरिकी हैं और ना ही बेकर्स हैं। तो पहले माताओं को देखो, माताएं कहाँ पर हैं, आयत माताओं को दर्शाता है, तो भाई आयत है, आयत की बात कर रहा है। तो माताओं को कौन समूह उन माताओं को दर्शाता है, तो ये आयत वाली बात है, मतलब आयत से रिलेटेड बात कर रहा है, माताएं आयत हैं। ठीक है, तो और क्या बोला, ना अमेरिकी हैं, तो अमेरिकी कौन है, व्रत अमेरिकी हैं, तो अमेरिकी यानी कि व्रत नहीं होना चाहिए, आयत के अंदर व्रत हटा देंगे। और ना ही वो बेकर्स हैं, तो बेकर्स कौन है भाई, त्रिभुज बेकर्स हैं, तो त्रिभुज को भी हटा दो। तो सर्कल और त्रिभुज को हटा के कौन कौन आयत में शामिल है, तो आयत में शामिल है ई और एफ। ठीक है, स्क्वायर को हटाने की बात नहीं की गई, तो ई और एफ है ऐसी माताएं जो सर्कल और ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, बस इसके नीचे एक नहीं है, 2 और 4 लिख दिया। देखो, बेफिजूल की ट्रिकबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी चीज़ें होती हैं रटने के लिए। आप इसको बेसिक से भी तो कर सकते हो भाई, इसको सॉल्व करो ना पहले। तो 4 दूनी 8 और एक 9, 9/4 हो गए, है ना। 4 दूनी 8 और एक 9/4 हो गया ना ये। अभी 1/9/4 है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4/9 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, 9 × 9 = 9, 4 = 13, तो 13/9 हो गया। अगेन 9 ऊपर चला गया, 9/13 हो गया, +3, तो 13 × 3 = 39, +9/13, 40 और 8 48/13। सिंपल तरीके से सॉल्व कर दो ना, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो भाई जो भारत के नागरिकों को भी प्राप्त हो और जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध हो। देखो 15 और 16 तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन भी आता है। ठीक है, 19 में ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जो भाई कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता और ये सब चीज़ें, तो ये भी हम गैर नागरिक को नहीं दे सकते। जीवन का अधिकार सभी को प्राप्त है, भारत में नागरिक हो या फिर वो गैर नागरिक हो। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम पी लेते हैं थोड़ा सा पानी, और पानी की बोतल लेके आते हैं, 1 मिनट देना बस।
चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र हैं, चारों ये सब हैं और वृत्त के केंद्र की ओर सम्मुख होके बैठे हैं। तो वे वृत्त हैं और 6 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। प्रकाश परी के निकटतम बाएं बैठा है, तो अगर यहाँ पे परी बैठी हैं, परी जी बैठी हैं यहाँ पे, तो प्रकाश इनके निकटतम बाएं बैठा है, तो प्रकाश जी यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, पी के लिख देते हैं इनको। विशाल और परी के बीच में केवल वरुण बैठा है, तो विशाल और परी, तो अगर परी यहाँ पे तो विशाल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ सकता है ना विशाल, बट इसके बीच में तो वरुण नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, विशाल आएगा यहाँ पे। ठीक है, विशाल। और इनके बीच में कौन बैठा है? वरुण। तो वरुण बैठा दिया इन्होंने। ठीक है। चारू और वरुण वरुण के बीच केवल विशाल बैठा, तो विशाल, चारू और वरुण, तो चारू जी यहाँ बैठे होंगे। ठीक है। मनु के निकटतम बाएं कौन बैठा है? मनु जी कहाँ पे हैं भाई? मनु कहीं नहीं है, तो मनु यहाँ बैठे होंगे। और इनके निकटतम बाएं कौन बैठा है? सी, मतलब चारू। ऑप्शन नंबर डी इज दी आंसर हमारू। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला भाई इन्होंने? इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है। तो अगेन जी से शुरू करो आप। जी जी होता है 7, तो 7 में +1 कर दिया, 8 हो गया। ए में इसने +5 किया, एम को 4 लिखा है, तो 13, 3 और 1 4। बी को 3 लिखा, +1 कर दिया। के एल, एल तो भाई 2 और 1 3 होना चाहिए। ई का 1 का कोई कनेक्शन नहीं है। लास्ट से चेक करें तो जी में 7 और 1 कोई कनेक्शन नहीं है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जब फर्स्ट का और फर्स्ट से लास्ट में कोई कनेक्शन ना दिखे, तुरंत रेंडमली चेक करो आप। ठीक है। जैसे 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 इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, देखो पूछा क्या, लैंप पूछा है, तो एल को देखो पहले, एल एल यहाँ पे भी है और एल यहाँ पे भी है। तो एल को यहाँ पे क्या लिखा गया, सेकंड लास्ट में 2 लिखा गया है, और यहाँ पे एल को 2 लिखा गया। इट मीन्स कि एल की वैल्यू 2 होगी। ठीक है। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है? ए यहाँ पे भी है, देखो थर्ड नंबर पे 6, और ए यहाँ पे सेकंड नंबर पे 6। इट मीन्स कि ए को 6 लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद एम, एम की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तो एम होगा 4। ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। जब इस तरीके से फंसे मत रहना, तुरंत रेंडमली चेक कर लिया करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक सोर्स है? ठीक है। तो पारंपरिक जो पहले से यूज करते हुए हम आ रहे हैं वो है लकड़ियाँ, जलाऊ लकड़ी। ठीक है। बाकी सब क्या है? नवीकरणीय योग्य है और गैर पारंपरिक है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दोनों अपनी घड़ी को इतने रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ए ने 10% का लाभ अर्जित किया, जबकि बी ने 25% की हानि उठाई। ए और बी की लागत मूल्यों का अनुपात क्या है? दोनों ने 5400 रुपये में घड़ी बेची। एक ए को 10% का लाभ मिला है, जबकि बी को 25% की हानि हुई है। दोनों के कॉस्ट प्राइस का अनुपात बताना है। बहुत आसान सा है, कर दो। देखो भाई, ए और बी दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालो। मैंने कोई चीज़ 5400 रुपये में बेची और मुझे 10% का लाभ हुआ, है ना। तो यानी कि जो 5400 है वो 110% है ना। 10% का लाभ यानी कि कोई चीज़ 100% होती है, और उस पर 10% का लाभ यानी कि 110%। तो 110% की वैल्यू ये है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल। तो 1 0 से 1 0 खत्म। 11 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ये आ गया 54,000 अपॉन में 11, ये ए आ गया। ठीक है। रेशियो। बी की वैल्यू कितनी है भाई? बी को 5400 रुपये में बेचा है ना उसने, हाँ। 5400 रुपये में बेचने पर उसको 25% की हानि हुई है, यानी कि 5400 जो जो है वो 75% की वैल्यू है ना। 100 में से 25 चला गया, और 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1800, 18 चौक 7200। तो इनका रेशियो आ जाएगा 5400/11, रेशियो 7200। ये आ गया इनका रेशियो। ठीक है, कलर बदल देते हैं हम। तो भाई रेशियो बनाना है, तो ये 71 है ना, जो 71 यहाँ पे फ्रैक्शन में, इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11। तो अब यहाँ पे देखो 2 0 यहाँ पे हैं, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है। और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ देख लो आप, 540 रेशियो 72 × 11 बचा है। ठीक है। तो 4 से काट दें इसको, 4 से काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है। तो 135 रेशियो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32।
72। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 135 बटे में कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 एकम 18 और एक 19। ठीक है। ठीक है, बट ये किससे कट रहा है, 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है ये। ठीक है, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 15:22। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है। तो संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया, मोस्टली बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो भी 1935 से ही लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 834 द्वारा पूर्णतः विभाज्य संख्या को प्राप्त करने के लिए इससे घटाई जा सकने वाली निम्नतम संख्या को ज्ञात कीजिए। 824 द्वारा पूर्णतः विभाज्य संख्या को प्राप्त करने के लिए इससे घटाई जा सकने वाली संख्या को ज्ञात करना है मिनिमम। तो इसमें से क्या घटाएंगे, जो संख्या है वो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो शेषफल निकाल लो। अब देखो टाइम बहुत है अपने पास, ठीक है, तो आप सीधा डिवाइड कर दो। हवाबाजी के चक्कर में वो नहीं करना, टाइम खराब, ज़्यादा और टाइम खराब हो जाएगा, प्लस गलत होने की संभावना बढ़े। सीधा आसानी से बेसिक तरीके से कर दो, बहुत टाइम है। ठीक है, तो 800 एकम 800, तो 824 यहाँ आ गया। 5 में से 4 गया 1, 8 में 2 गया 6, 1। ठीक है, यहाँ से उतारा 3, तो 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, एक बार में ही जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा। तो 8 एकम 824। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9। ठीक है, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, और 15 में से 8 गया 7, और आगे उतार लिया हमने 7894 हो गया, अभी 4 उतार लिया यहाँ पे। तो 800 से 7800 तक जाना है, तो इंटू 10 तो नहीं हो पाएगा। तो 8 निम 72, 9 में इंटू हो सकता है इसका, तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 और 1 21, 9 अट्ठे 72, 73, 74। तो यहाँ पे आ गया 7416। तो 78 यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, 78 94 यहाँ पे था, और यहाँ पे आ गया 7416। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8 बचेगा, और 8 में से गया 7 4। ठीक है, तो 478, अगर इसमें से रिमाइंडर को हटा दूँ तो कम्प्लीटली डिविजिबल बन जाएगा। एक ऑप्शन है बस 478, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको यहाँ पे। तो देखिए भाई किस तरीके से रिलेशन इनका है। ये बॉक्स के अंदर है 8, यहाँ 14, यहाँ 6। अभी कैसे बन रहा है देखें, तो इनके कोनों से बॉक्स बन रहा है कि देखो 18 में से 10 गया 8, 18 में से 4 गया 14, और 10 में से 4 गया 6। क्या इतना आसान सवाल देता है क्या कोई। आप देखो बॉक्स के अंदर एक संख्या और इसके कोनों पे दो संख्या है, तो दोनों से रिलेशन बन रहा है क्या। 22 में से 14 गया 8, डिफरेंस दे रखा है इनका सिंपल। ठीक है, 22 में से 8 गया 14, 14 में से 8 गया 6, बिल्कुल सही। तो 15 में से 11 गया 4, और 15 में से 5 गया 10, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 10 आ जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, तो भाई 5 मीटर ऊंचा कोई एक प्लेटफॉर्म है ये, इसके शीर्ष से उन्नयन कोण यानी कि ऐसे करके कोण जा रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। किसका, टावर का उन्नयन कोण। तो ये एक टावर है, इसका उन्नयन कोण जा रहा है भाई 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है। टावर की जो लेंथ है वो कितने, 45 मीटर ऊंचा है। पूरा जो टावर है ये 45 मीटर ऊंचा है। आपको पता है ये 5 है, तो ये 40 हो जाएगी सिंपल, है ना। पूरा 45 है ये, यहाँ सामने 5 है। ठीक है, टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी ज्ञात कीजिए। बताओ, ये इतना आसान सवाल पूछा है इन्होंने। ये वाला डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है, नीचे वाला। तो आप इसको देख लो, ये 30 डिग्री है थीटा। इस डिस्टेंस को आपको बताना है, नीचे वाले डिस्टेंस को। तो 10 थीटा लगा दो आप। सामने दे रखा है 40, नीचे एक्स मान लो। तो 10 30 डिग्री क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब बटे आधार बराबर कितना है, 10 थीटा बराबर होता है 10 10 30 बराबर होता है 1/√3। तो यहाँ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये 40 बटे में आ जाएगा √3। ठीक है, तो 40√3 तो नहीं आ रहा आंसर।
40/√3 है ना। कुछ गलत कर दिया गया हमने। सॉरी 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 सॉरी, ये √3 जो है इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये एक्स इधर आ जाएगा, तो 40√3। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, गलती हो गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज में ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, सी पर कोण 60 डिग्री, बी पर कोण 30 डिग्री। तो एक ए बी सी है भाई, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी पर कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है भाई। बी पर कोण है जो वो 30 डिग्री है। तो ये 6 3 9 हो गया, तो ये भी 90 हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज दे रखा है एक सिंपल, है ना। एक त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री का होता है टोटल योग, तो ये 90 हो गया, तो ये 90 हो गया, एक बचा हुआ। ए सी की लंबाई क्या है, अगर 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 ए बी की लंबाई 2 दे रखी है, तो ए और बी की लंबाई 2 दे रखी है आपको, ठीक है। तो ये क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो सिंपल। ये आपको आधार दे रखा है एक तरीके से, है ना। ये मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा के सामने होता है हमेशा लंब, परपेंडिकुलर। तो अगर ये एक्स है तो ये आधार हो गया, और 30 डिग्री लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेन थीटा, तो टेन 30 होता है 1/3, 1/√3 बराबर लंब कितना है एक्स, अपॉन में आधार कितना है 2, ठीक है। तो ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2/√3 हो जाएगी एक्स की वैल्यू, यही पूछिए ए सी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, इसका मान बता दो, ये बच्चों वाले सवाल दे रखे हैं। कॉसेक 30 डिग्री का स्क्वायर, तो कॉसेक 30 कितना होता है, साइन 30 का उल्टा, 2 2 दूनी 4, प्लस साइन 45 कितना होता है, 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 कितना होता है, 2 2 दूनी 4 हो गया, प्लस टेन 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है। तो 4 और 4 8, प्लस 1/2 और 1/3 को प्लस करेंगे तो तीनों, तो 5/6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, वैसे भी फ्रैक्शन में केवल 6 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में 6 है। कर दो आप इसको, 8 6 48, प्लस 5/6, 53/6, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर 6। इसको सरल करना है भाई, कर दो सरल। ब्रैकेट ही तो हटाना है, और क्या करना है इसमें बताओ, ये कोई क्वेश्चन है क्या, ये 3x² है ना, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, -3x और -7x²। तो 7 में से 3x² गए, माइनस के 4x² बचे, और माइनस का 3x, तो ये कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पार्क में 150 मीटर इंटू 150 मीटर आयाम वाले एक वर्गाकार स्विमिंग पूल है। यदि पार्क का भूमि क्षेत्रफल इतना है, तो पार्क का व्यास ज्ञात कीजिए। तो भाई एक वृत्ताकार ये क्या बन गया भाई, एक वृत्ताकार पार्क है, ये वृत्ताकार पार्क है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पार्क का व्यास, तो अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, तो ये वर्ग का विकर्ण हो गया, बट ज़रूरी नहीं है कि वर्ग का विकर्ण ही हो व्यास, है ना। बट और इसने क्या बोला, पार्क का भूमि क्षेत्रफल इतना है। तो जो पार्क का क्षेत्रफल है, जो पार्क का क्षेत्रफल है वो इतना दे रखा है, पूरे सर्कल का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है। तो पार्क का व्यास, तो क्या किया जाए, अगर मैं हम्म, वृत्त का क्षेत्रफल देखूं, तो वो इतना दे रखा है ना, दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो यानी कि ये 2πr² की वैल्यू दे रखी है, 2 × π × r² की वैल्यू दे रखी है कितनी, 116,100, ये 2πr² की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और कर लें, लेकिन इसमें डायरेक्ट करने का कुछ है नहीं, करना ही पड़ेगा।
तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये दो यहाँ पे इंटू में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। और पाई का मतलब होता है 22/7, तो ये 7 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आएगा ये 22 नीचे। ठीक है। ठीक है, तो एक और एक दो, बट ये 11 से नहीं कटेगा, तो क्या होगा। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, इसने बोला है कि भूमि का क्षेत्रफल, यानी कि ए तो इसने वर्गाकार स्विमिंग पूल दे रखा है ना। सॉरी यार, सवाल नहीं समझ पाए, सही से पढ़ नहीं पाए, समझना क्या। ये जो है ना, ये तो पानी वाला एरिया, ये तो स्विमिंग पूल है। ठीक है। भूमि का क्षेत्रफल यानी कि इस वाले पार्ट का जो है क्षेत्रफल दे रखा है इतना। ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूं, किसका एरिया, इसका स्क्वायर, वर्ग का एरिया अगर घटा दूं, तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे को करना पड़ेगा इसमें 2 पाई r स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस इसका पूरे का क्षेत्रफल, है ना। क्योंकि ये तो स्विमिंग पूल है ना, इसने तो भूमि का क्षेत्रफल दे रखा है। तो स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 225,000, माइनस करेंगे तो ये आएगा 1161,000। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस कर देंगे इसको पूरे को इधर, तो 225,000। तो 0, 0, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3 1। ठीक है। तो 2 पाई r स्क्वायर, अगेन वही सेम चीज़ इसके साथ करनी पड़ेगी अब। तो टू को इधर ले जाओ नीचे इसके, अपॉन में 2 आ गया, पाई इधर चला जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। देखिए 11 से कट रहा है, 6, 3, 9, 8 और 1 9, 11 से कट रहा है, 11 से काट दो कलर बदल के, तो 11 दूनी 22, और 11 एकम 11, ऊपर लिख देता हूँ, 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 6 66 000। ठीक है। अपॉन में बचा 4, इंटू में बचा 7, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 2 बचा, 4 पंजे 20, और 0। ठीक है। ठीक है, तो ये बचा भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3150 इंटू में 7। तो भाई इसमें से 7 बाहर निकालो, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसमें 7 बाहर निकालो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 450 इंटू 7 लिख सकता हूँ इसको मैं। बट ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं पाएगा फिर। हम्म, क्या कर दिया हमने, कहीं कुछ गलती कर दी क्या। 15 का वर्ग 225, इधर आया, प्लस हो गया, 0, 0, 5 1 6 6 2 8 2 1 3। है यार, ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ मैं भाई, ये पाई r स्क्वायर होता है, 2 पाई r स्क्वायर थोड़ी होता है। पाई r स्क्वायर होता है भाई, 2 पाई r स्क्वायर नहीं होता। शिट। ठीक है, सॉरी इसके लिए, ये फ्लो फ्लो में कुछ भी लिख गया मैं। पाई r स्क्वायर होता है, इसका सर्कल का यार, ऐसी मिस्टेक कैसे हो सकती है भाई। हम्म पाई r स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो पाई r स्क्वायर माइनस ये हो गया, तो यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर नहीं होगा, तो नीचे का जो 2 है इसको काट दो। तो इसको 4 से नहीं, 2 से काटेंगे आप, तो 2 6 12, 2 तिया 6, 0 0 ये आएगा। ठीक है। और इसमें से जब मैं 7 बाहर निकाल दूंगा, तो 7 3 63 होता है, तो 7 गुणा 900 लिख सकता हूँ इसको। और एक और 7 मेरे पास है, तो 7, इसका क्या करना पड़ेगा, ये r स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ना, तो रूट करना पड़ेगा, तो 7 और 7 बाहर आएंगे, तो 7 बचेगा, एक 7, 900 बाहर आके कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका 30, तो 7 तिया 21, 210 आ गई रेडियस, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी यार, इस सवाल में बहुत ज़्यादा टाइम ले दिया हमने, कुछ कुछ गलत गलत, ये मैं कुछ थोड़ा सा लाइटली ले रहा हूँ, सवाल पढ़ भी नहीं रहा हूँ ध्यान से, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जब भी किसी के भी भुजा में वृद्धि की जाए। ठीक है। और स्पेशली समबाहु में वृद्धि की जाए, तो सभी में 34 34 की वृद्धि होगी। तो एरिया में क्या होगा, सक्सेसिव वो लगा दो आप, इंक्रीमेंट। ठीक है। 34% की वृद्धि मतलब होगी x + y + xy/100। ठीक है। सक्सेसिव लगा दो आप इसमें। तो देखिए 34 और 34 68, प्लस 34 का स्क्वायर करिए जल्दी से, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, इंटू में 4 तिया 12, 10, 6 3 2 5 1 1। ठीक है। 1156 अपॉन में 100।
तो 11.56 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 79.56। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सक्सेसिव लगा दो आप। जब भी आपको ये लगे ना वृद्धि करनी है भुजा में और क्षेत्रफल की वृद्धि पूछे तो सक्सेसिव लगा दो। बहुत ज़्यादा टाइम था अभी हमारे पास, एकदम से इतना टाइम कम कैसे हो गया। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड ये सब क्या है, पुरस्कार किसने जीता, नो आइडिया। करंट अफेयर आगे बढ़ेंगे जल्दी से, है ना। अभी आराम से बैठ के कर रहे थे फुर्सत में, बट एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले दिया हमने। वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए 15,000 रुपये पर की धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर ज्ञात करना है। भाई चक्रवृद्धि ब्याज पहले ईयरली निकालना है और फिर हाफ ईयरली निकालना है। देखो ईयरली निकालोगे तो इसका 6% कितना हो जाएगा, 15×6 = 90, 900 हो गया। तो एक साल का तो ये आ जाएगा इसका ब्याज। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से निकालोगे तो 6 6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे और 6% की रेट क्या हो जाएगी, 3% हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पहले 3% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 450, है ना। अगले साल 450 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका भी ब्याज का भी 3% मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×12 और 1 13/10। तो यानी कि 13.5 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा और ये 13.5 ही डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे 900 है, यहाँ पे भी 900 है, बस ये 13.5 एक्स्ट्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वीडियो या फोटो की अल्पावधि में अचानक लोकप्रियता बढ़ जाने को डैश कहा जाता है। वायरल हो गया भाई, वायरल होना कहा जाता है ना, एकदम से लोकप्रियता बढ़ जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यार, एक क्वेश्चन में हमने 8 10 मिनट खराब कर दी बेफिजूल की। दो पाइप एक खाली टैंक को अकेले क्रमशः इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को इतने घंटे में खाली कर सकता है। पूरा टैंक खाली है, तीनों एक साथ चला दिए जाएं तो कितने समय में भर जाएंगे। देखो भाई, ए बी और सी तीन पाइप है। ए जो है वो 25 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में भर सकता है और सी खाली कर सकता है 16 घंटे में। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालो आप पहले। 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, दूनी 200 से भी नहीं कट रहा, 400 से सब कट रहेगा, 40 बिल्कुल सही। 400 इनका एलसीएम हो गया, 16 दूनी 32, 16×5 = 80, 410, 25 अट्ठे तो ये 16। तो ए 1 घंटे में 16 काम करता है, बी 1 घंटे में इतना करता है और सी इतना काम बिगाड़ देता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर तो ये 1 घंटे में कितना काम कर दे रहे हैं, 26 काम कर दे रहे हैं, और सी 1 घंटे में 25 काम बिगाड़ दे रहा है। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में एक काम कर रहे हैं। तो 400 काम कितने घंटे में हो पाएगा, 400 घंटे में हो पाएगा। और इन्होंने दिन में दे रखा है, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो ये टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 400 घंटे बराबर कितने दिन हो गए, 24 दूनी 48, नहीं 4 से काट दो पहले, 4×6 = 24, 100/6 यानी कि 6 कम 6, 6×6 = 36, 16 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 600 संतरे 400 केले खरीदे। उसने पाया 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए थे। ठीक फलों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भाई टोटल फल कितने हैं, 6 4 10, 1,000 फल हैं टोटल। इसमें से ठीक कितने हैं, 30% संतरे जो है वो खराब हैं, तो 70% ठीक है ना। तो 10% हो गया 60, तो 7×4 = 42, तो 420 ठीक है इसमें से। और केलों में 18% सड़े हुए हैं, तो 82% ठीक है। तो 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% की वैल्यू 40, तो 8×4 = 32, 320 हो गई 80% की वैल्यू। और 1% की वैल्यू कितनी है, 2 जीरो हटा दो, 4 4 दूनी 8, तो 328 हो गई 82% की वैल्यू। तो टोटल कितने हो गए, 420 और 328, 8 2 और 2 4, 4 3 7, 7 4 8। 1,000 में से 7 4 8 परसेंटेज निकालेंगे, इन 200 कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 74.8। ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहित अपनी आय का 20% बचाता है और उसमें से उसके व्यय में, देखो इनकम है उसकी, रोहित की इनकम मैंने माना 100 रुपये है, 20% बचाता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 80 रुपये वो खर्च करता है और बचाता है कितना है वो, 20%, 20 रुपये बचाता है। व्यय में 12.5% मतलब होता है 1/8, है ना। इतने रुपए की वृद्धि होती है उसके व्यय में, तो व्यय उसका 80 रुपये है, तो वो 80 में 1/8, 80 का 1/8 कितना हो जाएगा, 10। तो व्यय उसका बढ़ गया 10 रुपये, 90 हो गया। आय उसकी बढ़ गई 27%, तो 100 से 127 हो गई उसकी इनकम। 90 रुपये उसमें से खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितने की हो रही होगी, 37 रुपये की हो रही होगी, सिंपल। तो क्या पूछ रहा, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत 20 रुपये थी, अब 37 हो गई, तो 17 रुपये बढ़ गए 20 रुपये पे। तो 20×5 = 100, 17×5 = 85, 85% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, मुख्यालय है बॉम्बे में, मुंबई में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह है? आंतरिक ग्रह आप सभी को पता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है ना, यहाँ पे 4 ग्रह आ जाते हैं, यहाँ पे 4 ग्रह आ जाते हैं, ये आंतरिक होते हैं, ये बाहर बाह्य ग्रह होते हैं ना, जोवियन वगैरह, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो शुरुआत के जल्दी से देखें, शुरुआत के जो 4 ग्रह होते हैं कौन से होते हैं? बुधवार से शुरू होते हैं वो, बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, एक एक छोड़ के, एक एक के गैप पे बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि सोम मंगल। तो यहाँ पे बृहस्पति नहीं आना चाहिए, मंगल आना चाहिए, तो शुक्र बुध पृथ्वी मंगल, ये ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, शुरुआत के 4 ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं। एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो 5x, तो 5 दूनी 10, एक्स की जगह 2 रख दो, वाई की जगह 3 रख दो, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 अपॉन में 5x माइनस, अच्छा तो 10 माइनस 6 आ जाएगा नीचे, तो 16/4, तो 4 चौक 16, हाँ ये क्या हो गया, ऑप्शन में नहीं है, तो 5 तिया अरे नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 9 आएगा, सॉरी सॉरी, वाई की वैल्यू 3 है ना, तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 9 ही तो आएगा, बिल्कुल सही है। तो 10 नीचे भी 10 - 9 आएगा, तो 19/1, ऑप्शन नंबर। आज बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया एंड में, मैं शायद शुरुआत में आसान आसान बहुत क्वेश्चंस थे और बहुत सारा टाइम बचा हुआ था, तो बहुत लाइटली ले गया मैं, लेट के कर रहा था क्वेश्चन आराम से। ए की आय 20%, बी की आय के 35% के बराबर है, तो ए की आय का 20%, यानी कि ए की आय का 5, 1/5 बराबर है बी की आय के 35%। तो 35% कितना होता है? 5×7=35, 7/20, तो बी की आय का 7/20 है। ठीक है, ए की आय का, बी की आय, और बी की आय का 15% सी की आय, तो बी की आय का 15% यानी 3/20 जो है वो सी की आय के 40% यानी कि 2/5 के बराबर है। ठीक है, सी की इनकम दे रखी है, ए बी सी की कुल आय कितनी है ये बतानी है। तो भाई काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो सी की इनकम दे रखी है आपको 30,000, तो अगर मैं यहाँ पे सी की इनकम पुट कर दूँ तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे C/2 बराबर है, इसको इधर ही ले आता हूँ, ×4 कर देता हूँ, तो 3B आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? अपॉन में 3। तो सी की इनकम कितनी है? 30,000, इंटू में 4 दूनी 8, अपॉन में 3 करूँगा तो ये बी की इनकम आ जाएगी, है ना। तो 10×8 = 80, तो बी की इनकम आ गई 80,000। ठीक है, और बी की इनकम जब यहाँ 80,000 लिखूंगा मैं, 80 के पहले इसको काट देता हूँ, 5×5, 5 चौक 20, और यहाँ पे 80,000 लिखता हूँ मैं बी की इनकम को, तो 4 दूनी 8, 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो ए की इनकम कितनी आ गई? 14, क्या 40, 14 के बाद 40, 14, 1 2 3 4, और सी की इनकम कितनी थी? 30,000, तो कितना आ गया है? 1 2 3 4, 8 4 12 13 14 15, 1 2, तो 25 के बाद 40, ऑप्शन नंबर 1 इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से चलते हैं। HCF बताना इनका, तो जब भी फ्रैक्शन का HCF निकालना हो तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। तो ऊपर HCF कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 11, तो 11 से सब कट रहे हैं क्या? सब कट रहे हैं, एक स्क्वायर एक क्यूब है, तो ऊपर 11 आना चाहिए, ऊपर 11 इसमें ही है केवल, और इसमें भी है। ठीक है, 5, 125 और 25 का LCM क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 125 है, तो 5 से भी कट रही है, 25 से भी कट रही है, तो LCM हो जाएगा 125, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, LCM HCF निकालना था। इनमें से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है? आसियान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसियान कौन है? रीजनल ग्रुप है ना, एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो एशियन नेशंस जो है साउथ ईस्ट, उनका ग्रुप होना चाहिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट 1919, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग, ये सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन है। कक्षा ए वर्ग में वर्ग के 25 विद्यार्थियों का औसत भार 60 है, तो भाई 25 लोगों का औसत जो है वो कितना है? 60 है। उसी कक्षा के बी वर्ग के 35 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 62.5 है। ठीक है, कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों का औसत भार बताइए। भाई देखो, डायरेक्ट करते हैं उसका ना, अगर ये 35 भी 60 होते तो एवरेज 60 हो जाता, 25 का 60 है, 35 का भी 60 होता तो 60 हो जाता, बट ये 60 से कितना ज़्यादा है? 10 लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं 25 से, और 10 लोगों का कितना ज़्यादा है इसमें? सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। यहाँ पे क्या कहते हैं, कितना ज़्यादा है इनके पास? एवरेज से कितना ज़्यादा है? अगर मैं 60 को एवरेज मानता हूँ तो इनके पास एक बंदे के पास 2.5 ज़्यादा है ना, 2.5 ज़्यादा है, और टोटल लोग कितने हैं? 35, तो इनके पास टोटल ज़्यादा कितना है? 25 पंजे 125, 25 या 75, 76, 77 और 10 87,
तो 87.5 इनके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जो 87.5 एक्स्ट्रा है, अगर हम इसको 60 एवरेज मानते हैं तो 60 से इनके पास 87.5 एक्स्ट्रा है। और लोग कितने 60, तो अगर मैं 87.5 इसमें से हटा दूँ तो एवरेज 60 हो जाएगा। और 87.5 को अगर मैं सब में बराबर बराबर बांट दूँ तो 60 मैंने मान लिया एवरेज, प्लस इसको मैं बांट देता हूँ सब में बराबर बराबर, तो लोग कितने हैं 60। तो एक पॉइंट हटाऊंगा, अगेन नीचे एक जीरो आ जाएगी। 6 से काटता हूँ 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 3 बचा, तो 6 पंजे 30, 6 6 36 अप्रॉक्स मान लेता हूँ। ठीक है, 1.46 अप्रॉक्स आएगा। तो 60 और एक 61.46, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ठीक है, रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ और ये सब उद्घाटन कहाँ किया गया? ये सब करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महासागरों की गति को संदर्भित नहीं करता है? महासागरों की गति तरंग गति है, धारा गति है। परावर्तन तो सूर्य की किरणें होती है ना, वो तो महासागर में कहाँ गया परावर्तन? ज्वार भी गति है, तो आई थिंक सी गलत होना चाहिए। ये बराबर का केवल एक हल है, तो ए का धनात्मक अभिन्न हल क्या होगा? केवल एक हल की स्थिति में क्या होता है? ए का हल बताना है, तो इसमें b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो इसको अभी रख के देखेंगे ना, टाइम कम है, 1 मिनट आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखें, चक्रीय चतुर्भुज के आसान क्वेश्चन होगा ये पक्का। ए बी व्यास है, तो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, और ये ए बी व्यास है। ए, एक सेकंड, ए बी वृत्त का व्यास है, तो ए बी सी, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये ऐसे है फिर ये। ठीक है, ए बी, और यहाँ से ये ऐसे बन गया चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी, क्या दे रखा है? ए सी डी, तो ए सी डी दे रखा है आपको कितना? 35 दे रखा है। ठीक है, बी ए डी, तो बी ए डी का मान पूछा है, ए बी सी डी, बी ए डी, ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी डी दे रखा है। ठीक है, अच्छा आप देखें, पहली बात तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना? ये अगर 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, है ना, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यार ये कहाँ कैसा फिगर बना दिया मैंने? एक सेकंड, इसको मिटाना। आगे के देख लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन अभी फिर देखेंगे। पहिया तीली से रिलेटेड है, तो पंखा, पहिए में तीली होती है, पंखे में क्या होता है? वो चक्रवायु, पंखा, मोटर। पंखे में क्या होता है? पंख होते होंगे भाई फिर तो। नेक्स्ट, कहाँ हमारे पास टाइम बच रहा था? मुझे लग रहा था 15 मिनट पहले ख़त्म हो जाएगा ये पेपर, और देखो कहाँ टाइम कम पड़ रहा है हमारी गलती की वजह से। किराने की ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी 20 जनवरी से 31 जनवरी तक बड़ी सेल का आयोजन कर रही है, तो निष्कर्ष क्या हो सकता है? कुछ उत्पाद ऑफर के दौरान कम कीमतों पर उपलब्ध होंगे, बिल्कुल सही बात है। इस दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने वाले लोगों की गिनती में वृद्धि देखी जा सकती है, बिल्कुल सही, दोनों सही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ती है? पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, सॉरी, पनामा 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 स्थल संधि, है ना, स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। मूत्र मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक कौन ले जाता है भाई? मूत्र मार्ग ही ले आता है, और क्या ले जाएगा? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट, अभी हमारे लास्ट में दो क्वेश्चन छूटे हैं, इनको देख लेते हैं एक बार, है ना। ये है हमारा व्रत, और इसमें ए बी क्या है? व्यास है, ए बी व्यास है, और चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है आपको ऐसे एक। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज आपको दे रखा है ए बी सी और डी, तो ए सी डी, तो इसको मिलाया आपने ऐसे, तो ए सी डी बराबर आपको दे रखा 35। अच्छा, ये परिधि पे बनाया आपने, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। और एक चीज़ और, ये एक जीवा है ना, ये जीवा है।
अगर यहाँ पे इस जीवा से ये वाला एंगल, आपको मैं इससे दिखा देता हूँ, इस सेम जीवा से ये वाला एंगल बन रहा है और सेम जीवा से ये एंगल बन रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, है ना। ठीक है, और अगर ये 35 है, ये 90 डिग्री है, पूछा क्या है, BAD, यानी कि यही पूछा है। तो ये 90 का हो गया, ये 35 का हो गया, कितना 125 हो गया, प्लस क्या जोड़ूं जो 180 बन जाए, तो 55, 60, 80, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रह गया था ये, 3x² ये सब है, ए का धनात्मक, इसमें क्या होता है, B² - 4AC बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो B², B कहाँ पे है इसमें, तो ये B इधर आ जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, -2x हो जाएगा, तो A+2 हो गया B, A+2 B² हो गया, -4AC, 4 × A कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 - A हो जाएगा, A इंटू C कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 बराबर 0। तो A² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4A, -4 तिया 12 प्लस 4A, 4 × 4 = 16 तिया 48 होना चाहिए ना, 16 तिया 48, 16A बराबर 0। तो 20A, 20A, यार ये तो बहुत ज़्यादा लंबी इक्वेशन बन जाएगी। अभी इसमें और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ हमारा छोटा तो नहीं था। आज तो बहुत कम क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं यार, सारी हवाबाजी निकल गई लग रहा है आज। कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं था। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया था हमारा, क्या था इसमें, परास और परास गुणांक। तो भाई इसमें छात्रों की संख्या भी दे रखी है, रेंज होता है हाईएस्ट और माइनस मिनिमम, मतलब लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो शायद इसमें जो रेंज होती है ना, ये होती है, इसकी हाईएस्ट कितनी दे रखी है, 90, और लोएस्ट कितनी दे रखी है, 20। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना हो गया, 70 होना चाहिए रेंज, आई थिंक। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि बच्चों की संख्या भी दे रखी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। H - L कितना हो गया, 70 हो गया, अपॉन में H+L कितना हो गया, 90 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 9, 7 × 63, 70/90 तो आएगा, सॉरी 110 आएगा, शिट यार। तो 11 × 6 = 66, तो 0.6 समथिंग आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कोई देख सकते हैं क्या अभी क्वेश्चन, क्या यार, ऐसे जब टेस्ट होता है तो बहुत गलत, बहुत बेकार लगता है। इसमें से भी 86 करें, उसमें से भी 2 गलत हो गया, पता नहीं कौन से 2 गलत हुए, लास्ट में शायद जल्दी में जो किए हैं उनमें से कोई गलत ना हुआ हो। बाकी 85 स्कोर रहा है तो ठीक ठाक स्कोर है ना। मैथ्स के तो आई थिंक 1-2 क्वेश्चन ही छूटा, एक क्वेश्चन छूटा है लास्ट वाला वो, और तो कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं वो मोस्टली करंट अफेयर और जीके जीएस के ही थे, तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर और जीके जीएस थोड़ा सा ज़्यादा था आज के मॉक टेस्ट में, इसलिए शायद इतने क्वेश्चन छूट गए, है ना। क्योंकि साइंस के, मोस्टली साइंस के मैं छोड़ देता हूँ, करंट अफेयर के जो नहीं आते मोस्टली, सर करंट अफेयर के तो मोस्टली सारे ही छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि नहीं पढ़ पाता हूँ बिल्कुल भी। और साइंस के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो छोड़ने पड़ते हैं। बाकी अभी लास्ट में एक मैथ्स का भी क्वेश्चन छूटा जो कि लेंदी हो रहा था काफ़ी, लेंदी नहीं, वो जल्दीबाजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी थी, उसको सॉल्व करना था बस, वो छूट गया हमसे। होपफुली टाइम होता तो वो भी कर देते, बट बीच में ना एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने शायद 7-8 मिनट खर्च कर दिए, वो भी इतना लाइटली, मैं क्वेश्चन को लेट के पढ़ रहा था, चेयर पे पीछे आराम से लेट के तब मैं उस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, और इस वजह से उस क्वेश्चन को 2 बार गलत पढ़ा, और एक बार तो 2πr² कर रहा हूँ। बताओ यार, सर्कल का एरिया जो है, बताओ कौन करता है ऐसे यार, क्या ये हो जाता है कई बार जल्दी में, ज़्यादा आवाज़ के चक्कर में हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। बाकी आपको पता है एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं आपके, अब जो मॉक टेस्ट आते हैं अब उसको ज़रूर से ज़रूर लगाइए, 100%। अब जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं ना, इसमें वो उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड ज़रूर करेंगे जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्ज़ाम का रिव्यू आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 5 और 6 तारीख को जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, बहुत नॉर्मल किस्म के एग्ज़ाम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रही है मैथ्स में, रीजनिंग में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा कि हल्के फुल्के से आपको सोचना पड़ सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस ऐसा कुछ नहीं है ना, कि नहीं होगा, वो हो जाएंगे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। भय निकाल दीजिए अपने अंदर से, बिल्कुल भी भय मत रखिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आपका एग्जाम होने वाला है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। ठीक है, बढ़िया तरीके से मोटिवेटेड रहिए, मॉक टेस्ट अब डेली लगाते रहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।